बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में 3 इंतहाई अहम खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो ये कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, बरतानिया में इलाज मुआलजे का कहकर मौजूद हैं। इलाज मुआलजा हो रहा है या नहीं, लेकिन ये वाज़े है कि वो वहाँ पर बैठ कर हुकूमत के ख़िलाफ़ और चंद रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक भरपूर किस्म की तहरीक चला रहे हैं। हुकूमत चाहती है, और क्या हुकूमत कामयाब होगी, 15 जनवरी से पहले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर यहाँ पर उनकी बाकी मानदा सज़ा पर अमल दरामद करवाने के हवाले से बरतानिया पर पाकिस्तान ने किस किस्म का दबाव डाला है। लेकिन इसमें ज़्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने जो दबाव डाला है उसके जवाब में बरतानिया ने क्या कहा है पाकिस्तान से, और अब पाकिस्तान इसके हवाले से क्या करने जा रहा है, इसके हवाले से बात कर लेंगे। दूसरा बात करेंगे कि तुर्की पर अमेरिका ने काटसा का वार किया है, पाबंदियां लगाई हैं। ये पाबंदियां तुर्की पर लगी क्यों हैं, पाबंदियां हैं क्या, और भारत तुर्की पर पाबंदियां लगने से क्यों परेशान है। अगरचे भारत और तुर्की के हवाले से देखा जाए तो दोनों के दरमियान एक वाज़ेह मुखासमत नज़र आती है। तुर्की पाकिस्तान का मौक़िफ़ की आलमी सतह पर हिमायत करता है, कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, तो भारत तुर्की पर पाबंदियां लगने से क्यों परेशान है, इसके हवाले से बात कर लेंगे। और आखिर में बात करेंगे इस वीडियो में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जो पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदियां हैं, उसके हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन इन खबरों की जानिब बढ़ने से पहले आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन है। इस दिन मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदा हुआ, सकूत ढाका, अपनों की गलतियां थीं, दुश्मनों की साजिशें थीं और कुछ अपनों की गद्दारी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान दो लख्त हुआ, दो टुकड़े हुआ। और इस मौके पर भी भारत जिस किस्म की हरकतें कर रहा है, अगरचे 1974 का ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट मौजूद है जिसमें यह कहा गया था कि माजी को नहीं कुरेदा जाएगा, एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होगी। ना बांग्लादेश उस ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के ऊपर, सैफरीकी माहदे के ऊपर अमल दरामद करता है, ना भारत। बांग्लादेश के लिए जो भारत के सफ़ीर हैं उन्होंने जहर उगला है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली किसी वीडियो में उसका तज़किरा करूं, ख़ास तौर पर उस सूरत में अगर पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा उसके ऊपर कोई रद्द अमल देता है तो उसके हवाले से मैं बात कर लूँगा। दूसरा, यही दिन 16 दिसंबर का सन 2015 आज जो है वो 6ठी बरसी बनती है। सानिया APS जो हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के नन्हे बच्चे शोहदा हैं, जो जिनकी ज़िंदगी के चिराग गुल कर दिए गए, तो ये दिन जो है वो हम सब के लिए एक सोचने का दिन भी है कि पाकिस्तान को किस किस्म की साजिशों का, किस किस्म के दुश्मनों का सामना है। और उन तमाम शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए सबको दुआ गो होना चाहिए, और पाकिस्तान में अमन कायम रहे, दहशत गर्दों का कला कमा हो, इसके हवाले से हम सबको दुआ गो होना चाहिए। इसके हवाले से जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि हम सब लोगों को अपने अपने तौर पर अगर कोई किरदार हम अदा कर सकते हैं तो हमें करता रहना चाहिए। अब आ जाते हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। 15 सितंबर को उनके नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। कोर्ट ने कहा था कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए, हुकूमत उनको वापस लाने के लिए इकदाम करे। उसके फॉलो अप में आपने देखा होगा कि जो बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं उन्होंने मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका तज़किरा किया है कि हुकूमत ने ख़त लिख दिया है बरतानिया को उनकी वापसी के हवाले से, और उनकी वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर भी पोस्ट की थी, द सन अखबार है, उसने एक दावा किया, एक रिपोर्ट छापी, उसमें बहुत अहम किस्म के इंकशाफात किए गए हैं कि पाकिस्तान ने अब किस तरीके से बरतानिया पर दबाव जो है वो प्रैक्टिकली बढ़ाना शुरू कर दिया है, इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। उसके हवाले से मैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि बरतानिया का एक अखबार है, उसका दावा एज़ इट इज़ जो है वो चलाना नाइंसाफ़ी होती। मैंने अपने तौर पर जो दफ्तर ख़ारजा के ज़राए हैं, पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में जो ज़राए मौजूद हैं, और बैरिस्टर शहजाद अकबर के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एटलीस्ट जो ख़बर है इसमें बड़ी हद तक सदाकत है। पाकिस्तान ने एक तैयारा जिसके ऊपर 40 पाकिस्तानियों को, जो कि इल्लीगली गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में मौजूद थे, उनको डिपोर्ट किया जाना था। उसके लिए बरतानिया ने अक्टूबर में एक तैयारा बुक किया, चार्टर्ड फ़्लाइट थी, उसके ऊपर 40 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाना था पाकिस्तान। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है, उसकी लैंडिंग के लिए क्लियरेंस देने से पाकिस्तान ने ऐन वक्त पर इनकार कर दिया, और उसमें जो वजह बताई जाती है वो ये कि एक इलीगल इमिग्रेंट जो है, गैर कानूनी तौर पर एक और शख्स भी बरतानिया में मौजूद है, और उसका नाम है
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को या जो इलीगल जो वहाँ पर ओवरस्टे की वजह से दीगर जराइम में वहाँ पर मौजूद हैं, जिनको बरतानिया डीपोर्ट करना चाहता है, पाकिस्तान भिजवाना चाहता है, उनको कबूल करेंगे। लेकिन आप ऐसा भी करें साथ में कि जो हमारा एक मुजरिम वहाँ पर मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के, तो उनको वापस किया जाए। आपको याद होगा कि इसके हवाले से मैंने चंद वीडियोज़ की थी, सदीक जान के साथ भी की थी, कि नवाज़ शरीफ ने किस तरीके से अपना जो वहाँ पर अज़ाइलम का केस है, जो सियासी पनाह का केस है, वो किस तरीके से मजबूत किया। 20 सितंबर को उन्होंने जिस किस्म की तकरीर की और उसके बाद से वो जो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, एटलीस्ट वो बरतानवी हुक्काम को एक चीज़ साबित करने में कामयाब हुए हैं कि उनको जो है वो उन्होंने अपने तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि अब वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी जो लड़ाई है वो ऐसे लोगों के साथ है जो बहुत पावरफुल हैं पाकिस्तान में। अगरचे वो जो उनकी सज़ा है, वो सज़ा जिस केस में है सबको मालूम है। अब उनकी वापसी के हवाले से बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक लूक वार्म किस्म का जो है उनका एटीट्यूड था। उस ख़त के जवाब में अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि बरतानिया ने पाकिस्तान को ये कहा कि आप हमसे फॉर्मली एक एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट करें कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले कर दें, तो फिर हम उसके ऊपर बरतानिया के कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अब ये तो वो डेवलपमेंट है जो कि जहाँ तक मालूम है, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो है वो फ़ैसला किया है और फ़ैसला ये कन्वे भी कर दिया है कि पाकिस्तान फॉर्मली जो है वो एक्स्ट्राडिशन के लिए अप्लाई नहीं करेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि 1974 के जो बरतानिया के अपने इमिग्रेशन लॉज हैं, उनके मुताबिक कोई एक ऐसा शख्स जो 3 या 4 साल से ज़ायद सज़ा जो है उसको सुनाई जा चुकी है उसके मुल्क में, उसको बरतानिया अपने पास नहीं रख सकता। दूसरी बात कि विज़िट वीज़ा आप सब लोगों को नहीं भी मालूम होगा, तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि बरतानिया का जो सियाहती वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, जो विज़िट वीज़ा है, उनका आम जो सफरी वीज़ा दिया जाता है, वो चाहे आपका 10 साल का वीज़ा हो, 5 साल का हो, 2 साल का हो या 6 माह का हो, जो मैक्सिमम लिमिट है कि आप वन गो में वहाँ पर कितना अरसा रह सकते हैं, वो है 180 दिन। 6 माह से ज़्यादा क़याम जो है वो नहीं किया जा सकता विज़िट वीज़ा पर। आपको कम से कम एक मरतबा उस मुल्क से एग्ज़िट करके री एंटर करना पड़ता है। अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा लॉन्ग टर्म का भी है, अगर 2 साल का भी है, तो भी आपको 6 माह के बाद कम से कम एक मरतबा बरतानिया से बाहर जाकर दोबारा बरतानिया आना होगा। तो हमें सब लोगों को मालूम है कि वो बरतानिया में मौजूद हैं। इलाज के हवाले से उनकी रिकॉर्ड्स जो हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसके ऊपर कोर्ट एतराज़ उठा चुका है कि उनके पास सफिशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं मौजूद कि जिससे ये साबित हो सके कि वो वहाँ पर वाकई अपने किसी ऐसे इलाज के लिए मसरूफ़ हैं जिसमें एक तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, दूसरा वो ट्रैवल करने के, वो वापस आने के काबिल नहीं हैं, कासिर हैं वापस आने से। तो इन तमाम बुनियादों के ऊपर उनका वतन वापस लाया जाना ज़रूरी है। तो बरतानिया को पाकिस्तान ने कहा है कि हम जो एक्स्ट्राडिशन है, और वैसे भी अगर एक्स्ट्राडिशन के हवाले से बरतानिया का रिकॉर्ड देखा जाए तो इवन अगर भारत की बात कर ली जाए, भारत और बरतानिया के दरमियान 1990 या 91 से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है, मुआहदा मौजूद है, और तकरीबन 6000 रिक्वेस्ट भारत ने की हैं अपने मुजरिमों को बरतानिया से वापस भारत लाने के लिए, और आज तक रिकॉर्ड के ऊपर सिर्फ एक एक्स्ट्राडिशन हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के लीगल जो हैं वो बहाने तराशते हैं, और उसको जो कोर्ट्स हैं यूके की वो फैसिलिटेट करती हैं। जो फ्यूजिटिव्स हैं, चाहे वो टैक्स फ्यूजिटिव्स हों, वो मुजरिम हों अपने मुल्कों में, उनके लिए बरतानिया एक बड़ी महफूज पनागाह समझा जाता है। ख़ास तौर पर अगर आप एक बिलियनेयर हैं, अगर आप अरबपति हैं, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। एक हालिया मिसाल अगर भारत की देख लें तो विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइन के मालिक, एक गालिबन IPL में वो एक उनके पास एक जो फ्रेंचाइज़ है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी फ्रेंचाइज है, लेकिन उनके पास भी थी, और वो किस किस्म का फ्रॉड करके कितना वो विजय माल्या दिवालिया होकर भारत से गया और उसको भारत वापस लाने में। इसी तरह एक हीरो का ताजर है, कुछ स्मगलर्स हैं जिनको वापस लाना है। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के बहुत सारे, रशिया के बहुत सारे बिलियनियर्स हैं जो बरतानिया में मौजूद हैं और वो वापस लाने से कासिर हैं। और इसी तरह हमारे पास ये मिसाल है साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो कि पाकिस्तान में तो एक मुजरिम है, लेकिन बरतानिया में वो बड़े आराम से आज़ादाना घूम रहे हैं। उनकी तस्वीर आती हैं वॉक करते हुए, उनकी तस्वीर आती हैं रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हुए। वापसी के लिए अगर कहा जाए तो वो बीमार हैं, अलबत्ता वो चाय भी तलब करते हैं और चाय जल्दी या देर में देने के ऊपर एतराज़ भी उठाते हैं जब वो दौरान तकरीर उनको चाय दी जाती है। खैर,
पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम आपसे जो है वो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बरतानिया के जो अपने कवानीन हैं उनको इन्वोक किया जाए। बरतानिया के कवानीन के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरतानिया नहीं रह सकते, उन्हें हमारे हवाले किया जाए। और अब जब उसके ऊपर बरतानिया की तरफ से लेतोलाल से काम लिया जा रहा था, उसको नहीं किया जा रहा था, तो फिर पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया और ये स्टेप जो है वो अब उसके हवाले से ख़बर जो ब्रेक की है वो बरतानिया के द सन अखबार ने की है, और उसकी मैंने तस्दीक अपने तौर पर उसको जांचने की कोशिश की कि इसमें वाकई ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने एक तैयारा इस तरीके से लेने से और जो ग्राउंड क्लियरेंस है, उसकी जो लैंडिंग की परमिशन है वो देने से इनकार कर दिया था। तो जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बरतानवी तैयारे को जो कि डिपोर्टीज़ को वतन वापस ला रहा था, पाकिस्तान वापस ला रहा था, भिजवाया जा रहा था, उसको लेने से इनकार कर दिया। तो लेट्स सी कि 31 जनवरी की एक डेडलाइन जो है वो पीडीएम की तरफ से दी गई है, और एक डेडलाइन जो है वो बैरिस्टर शहजाद अकबर की तरफ से 15 जनवरी की दी गई है। अब नवाज शरीफ वापस आते हैं या पीडीएम जो है वो हुकूमत को वापस भेजने में कामयाब होती है, ये हम जो है वो ज़ाहिर है कि देखते रहेंगे। अगली खबर पर आ जाते हैं। तुर्की के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं। काटसा, सबसे पहले समझ लें काटसा क्या है। अमेरिका जो है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, उनसे अपने मुतालबात बनवाने के लिए, उनसे अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ बनवाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कवानीन पास किया। उन कवानीन के तहत बहुत सारे उन्होंने कमीशंस बनाए हुए हैं। वो कमीशन जायज़ा लेते हैं किसी भी मुल्क का, चाहे वो मजहबी आज़ादी के हवाले से मैं हालिया दिनों में रिपोर्ट कर चुका हूँ। इसी तरीके से जो उनकी दिफाई साजो सामान के हवाले से, उसकी ख़रीदारी के हवाले से एक ख़ास कानून मौजूद है, वो है काटसा है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यानी कि आप यूँ समझ सकते हैं कि जो अमेरिका के दुश्मन ममालिक हैं उनको रोकना या उनकी रोकथाम सैंक्शंस, पाबंदियां लगाने के ज़रिए। ये कानून है 2017 का। 2017 में ये कानून बनाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी जो एबिलिटी है टू लिफ्ट सैंक्शंस फ्रॉम रशिया के ऊपर से पाबंदियां उठाने के हवाले से। तो ये जो है वो कि कमीशन होगा जो कि जायज़ा लेगा और जायज़ा लेके सिफारिशात देगा, और उन सिफारिशात की बुनियाद पे अगर कोई मुल्क रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज़ कर रहा है तो उसके ऊपर पाबंदियां, जो सेट ऑफ सैंक्शंस हैं वो 12 पाबंदियां हैं। उन 12 में से कम एटलीस्ट 5 पाबंदियां जो हैं वो चूज़ करने होते हैं, उसका इतलाक करना होता है। उसका प्रेरोगेटिव जो है वो अमरीकी सदर के पास होता है। अब ये सारा मामला, क्योंकि तुर्की और अमरीका के दरमियान हमेशा से बहुत अच्छा दिफाई ताउन रहा है। तुर्की के पास F-16 तैयारे हैं अमरीका के, तुर्की के पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, तुर्की जो है वो F-35 की जो स्टेल्थ, जो पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है, लड़ाका तैयारा है, उसकी परचेज के मुआहदे में मौजूद था। जो उनका मिसाइल सिस्टम है पैट्रियट, उसकी ख़रीदारी के मुआहदे में मौजूद था। तो ये क्या हुआ कुछ इस तरीके से कि तुर्की ने S-400 जो रूस का मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी ख़रीदारी के हवाले से फ़ैसला किया 2017-18 के ही वक्त में। और ये फ़ैसला किया कि वो तुर्की जो है वो ये परचेज़ करेगा, क्योंकि वो डाइवर्सिटी ला रहे थे कि हम किसी एक पार्टनर, किसी एक मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हम अपनी जो डिफेंस की परचेजिंग है वो मुख्तलिफ ममालिक से करेंगे। दूसरा, तुर्की का एक बॉटल नेक जो चल रहा था, मसला चल रहा था अमेरिका के साथ, कि तुर्की ये चाहता था कि जो उनका जो मिसाइल सिस्टम है पैट्रियट और जो दीगर जहाज़ों के हवाले से उनकी जो सेल परचेज का काम है, उसमें कुछ प्रोडक्शन की फैसिलिटी जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से तुर्की इसरार कर रहा था अमेरिका से, जिस पर अमेरिका इनकारी था। अमेरिका को दबाव में लाने के लिए S-400, अब S-400 जब ख़रीदने का फ़ैसला किया तुर्की ने, तो अब अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। 5 सैंक्शंस लगाई हैं जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, और उसके जो मेन लोग मौजूद हैं वहाँ पर, कम से कम 3 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर ट्रैवल एम्बार्गो लगाया गया है उनके एसेट्स के हवाले से, जो उनके बाहर मौजूद उनके ऐसे बैंकिंग चैनल्स में पैसे मौजूद हैं, उनकी सेल परचेस और बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स जो हैं अमेरिकन फर्म्स के साथ, अमेरिका के साथ, वो मुतासर होंगे तुर्की के। तुर्की ने इन पाबंदियों को रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है, और ये इसके ऊपर तुर्की और ईरान ने भी बढ़ चढ़ कर तुर्की का साथ दिया इन पाबंदियों के हवाले से। अब एग्जैक्टली ये सिचुएशन अनफोल्ड होनी है, लेकिन इसमें जो अहम बात थी वो ये कि
امریکی سینکشنز کے فوراً بعد امریکہ کی طرف سے یہ بیان آیا کہ بہت سارے ممالک جو روس کے ساتھ اپنی پنگیں بڑھا رہے ہیں ان کو یہ ایک سبق کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ترکی پر پابندیاں لگائی گئی ہیں تو ان پر بھی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ پرابلم ان ممالک کو ہے جو امریکہ کے ساتھ آلریڈی ڈیفنس ڈیلز کرتے ہیں، جن کا دار و مدار اپنی دفاعی ضروریات کے حوالے سے امریکہ پر بہت زیادہ ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بہت سارے جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ اسپیئر پارٹس، اس ٹیکنالوجی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی جو سروسز ہیں امریکہ کی وہ لینا پڑتی ہیں۔ اگر وہ رک جائیں تو وہ اتنا مہنگا ڈیفنس اکوپمنٹ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں آ جاتا ہے معاملہ بھارت کا۔ میں یہ اپنی پہلے ایک ویڈیو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ تقریباً 14.5 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے ڈیفنس پرچیزز 2018 اور 19 میں روس سے کر چکا، اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ رہا بھارت اور امریکہ کے درمیان وہ تھا 5 ارب ڈالر کا S-400 سیم سسٹم جو کہ ترکی جو ہے اس نے پرچیز کیا، وہ پرچیز کر رہا ہے بھارت، جس کی سپلائی 2021 سے ہونی ہے۔ تو اب بھارت کے لیے بھی ایک تنبیہ تھی۔ پھر ہوا یہ کہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا امریکی جو اس وقت ایکٹنگ وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ، اور ان سے ریکویسٹ کی اور ان کو یہ کہا کہ ہمارا تو انپریسیڈنٹڈ تعلق موجود ہے چین کے لیے، ہم یہ سب کچھ چین کے حوالے سے، چین کے خلاف آپ کے کہنے پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کے درمیان، یعنی کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان کمکاسا، اس کے علاوہ جو ان کے دیگر معاہدے ہیں، لیموا ہے، بیکا معاہدہ ہے، یہ معاہدے موجود ہیں، اور ہم نے تو آپ سے مزید بھی بڑی ڈیفنس پرچیزز کرنے ہیں، تو بھارت کو ان سینکشن سے معاف رکھا جائے۔ ایک بات طے ہے کہ امریکہ کا جس پر دل چاہتا ہے اس پر پابندیاں لگاتا ہے، جس پر دل نہیں چاہتا اس کے اوپر نہیں لگاتا۔ دیکھیں ایک خاص طور پر ایک نظر آتا ہے ایک ڈبل سٹینڈرڈ امریکہ کا، جب USCIRF یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، اس نے بھارت کے اوپر بھی سینکشنز لگانے کی بات کی تھی، بھارت کو ایگزانریٹ کیا، بھارت کو لسٹ میں نہیں ڈالا، پاکستان کو لسٹ میں ڈالا گیا، پاکستان سمیت مختلف ممالک کو، اور پھر 4 ممالک کو صدارتی استثناء کے تحت اس سے باہر نکال دیا گیا۔ اب دیکھ تو یہ خبر جو ہے وہ ترکی کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں لاسٹ سٹوری کی طرف۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 17 دسمبر کو متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں، ان کی ملاقات ہوگی وہاں پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے۔ ایک ریکویسٹ میری بہت سارے لوگوں سے، جو اکثر میں نے جب UAE کے حوالے سے کچھ ویڈیوز کی، وہ کامنٹس میں آ کر لکھتے تھے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ ان کے جو کیسز ہیں اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ویزا پابندیاں جو ہیں ان کی کیٹیگریز ہیں، ہر ایک کے اوپر پابندی نہیں ہے، ایک بڑی ٹیکنیکل قسم کی پابندی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نئے سیاحتی بالکل جو فریش کیسز ہیں وہ ایشو کرنے سے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ فیملی کے بغیر ٹریول کر رہے ہیں، جن کی عمر 50 سال سے کم ہے، ان کو جو ہے وہ نئے ٹریول کے لیے جو ٹورسٹ ویزاز ہیں، وزٹ ویزاز ہیں، وہ نہ جاری کیے جائیں۔ ایک تو یہ پابندی ہے، دوسری، اور یہ غیر اعلانیہ ہے، اناؤنسڈ پابندی نہیں ہے یہ پاکستان پر، یہ اور اس کا دائرہ جو ہے وہ صرف پاکستان تک نہیں بلکہ پاکستان سمیت 12 اسلامی ممالک پر جو ہے وہ محیط ہے۔ اس کے علاوہ جو ورک ویزاز کے حوالے سے ایک ان اناؤنسڈ قسم کی پابندی موجود ہے کہ جب دوبارہ اوپن اپ ہوں گے ویزاز متحدہ عرب امارات کے، کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو ختم ہونے کے بعد جب دوبارہ بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی، تو پھر پاکستان کو اب لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا کہ شاید پاکستان کے ورکرز کو ترجیحی بنیادوں پر نہ لایا جائے۔ اس معاملے کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے متحدہ عرب امارات کی جو اسٹیٹ منسٹر ہیں فار انٹرنیشنل ریلیشنز ریم الہاشمی، ان کے ساتھ اٹھایا تھا یہ معاملہ، جس وقت وہ نیامے میں موجود تھے OIC کے اجلاس کے لیے۔ اس وقت میں نے اس کے حوالے سے رپورٹ بھی کیا تھا۔ اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات خود جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا پیغام لے کر، اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستانیوں کو جو وہاں پر مسائل درپیش ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ 17 دسمبر کو انشاءاللہ میں اس کی ایک فالو اپ سٹوری کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس میٹنگ میں کس قسم کے فیصلے ہوئے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔